नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में। मोदी बोले, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी, छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या रखेंगे। जी हां दोस्तों, भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 42 मिनट भाषण दिया और कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उठा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग और माओवादी जैसी पार्टी बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 60 लाख के बीमे के लिए हम शक्ल की बलि, अलवर कोर्ट ने मास्टरमाइंड को सुनाई उम्र कैद की सजा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अलवर में बीमा की 60 लाख रुपए की राशि हड़पने के लिए रची गई एक बेहद खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक ऐसे युवक की पहचान की जो उनके लापता साथी जैसा दिखता था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उसे मारकर बीमे का पैसा ले सके। इस मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी अनिल खत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता हाईकोर्ट बोला, नाबालिग भी अग्रिम जमानत ले सकते हैं। जुवेनाइल कानून में मनाही का जिक्र नहीं, अभी 18+ वाले ही हकदार। जी हां दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी भी अपराध में आरोपी नाबालिग भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का हक था। दरअसल दोस्तों, 3 जजों की डिवीजन बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब लागू होता है जब नाबालिग पकड़ा जाता है और उसे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, लेकिन अग्रिम जमानत तो गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है ताकि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान। फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। एमपी में शीतलहर। शहडोल 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। जी हां दोस्तों, हिमाचल से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर और मध्य भारत के राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान में इस सीजन में पहली बार तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर, अलवर, फतेहपुर समेत 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार शीतलहर चल रही है। खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री नीचे है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार की रात शहडोल सबसे ठंडा रहा था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता थोड़ी सुधरी है, लेकिन प्रदूषण का असर लोगों पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ी, परिवार से रिश्ते खत्म किए। लिखा संजय यादव ने ऐसा करने को कहा, सारा दोष मेरा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार में बड़ी टूट पड़ गई है। लालू को किडनी देने वाली दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इसी साल दरअसल दोस्तों 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप 2 राज्यों में हार के बाद टैरिफ पर पलटे। बीफ, कॉफी और फलों से टैरिफ हटाया। महंगाई की वजह से लोगों में नाराजगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें बीफ, कॉफी और फलों सहित दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ हटा लिए गए हैं। इसके पीछे महंगाई को बड़ी वजह बताया गया है। दरअसल दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद यह फैसला आया। इस चुनाव में वोटर्स के लिए महंगाई और ऊंची कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा थी। ट्रंप प्रशासन के अनुसार यह कदम उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया है। इन पर लगाए गए नए टैरिफ का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट्स। आकाशा की पहली फ्लाइट दिल्ली से इंडिगो 10 शहर जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी। जी हां दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA पर 25 दिसंबर 2025 से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। आकाशा एयर पहली फ्लाइट उड़ाएगी जो दिल्ली से नवी मुंबई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जो मुंबई का दूसरा बड़ा हब बनेगा, जो कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। दरअसल दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे जैसी कैपेसिटी के साथ यह 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोना 4,694 रुपए महंगा होकर 1.25 लाख पर पहुंचा। चांदी 11,092 रुपए महंगी हुई। 2025 में गोल्ड 48,632 रुपए और सिल्वर 73,350 रुपए चढ़ा।
जी हाँ दोस्तों, सोना और चांदी के दाम में बीते 3 हफ्ते लगातार गिरावट के बाद चौथे हफ्ते बड़ी तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 7 नवंबर को सोना 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि 14 नवंबर तक 4,694 रुपए बढ़कर 1,24,794 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इसी हफ्ते चांदी में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 7 नवंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,48,275 रुपए थी, जो कि अब 7 दिन बाद 11,092 रुपए बढ़कर 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केस से नाम हटाने के लिए मांगी 30,000 की रिश्वत, एसीबी ने पैसे लेते ही रंगे हाथों दबोच लिया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शनिवार को झुंझुनू जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मोहाना पुलिस थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल संतोष को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई एक शिकायत की पुष्टि होने के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक पारिवारिक विवाद के मामले में नाम हटाने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएगी क्यों लिया, क्या करेगी। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 अब नियमों के साथ पूरी तरह लागू हो चुका है। सरकार ने 14 नवंबर को इसके नियमों को नोटिफाई कर दिया। ये नियम आम लोगों की प्राइवेसी को और मजबूत करने के साथ साथ इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा भी देंगे। डीपीडीपी एक्ट को संसद ने 11 अगस्त 2023 को पास किया था। यह डिजिटल पर्सनल डेटा को हैंडल करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी तय करता है, जबकि लोगों को उनके अधिकार भी देता है। वहीं दोस्तों, बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए अब माता पिता की सहमति अनिवार्य है। हेल्थ केयर, एजुकेशनल या फिर रियल टाइम सेफ्टी जैसे जरूरी मामलों में ही छूट मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर पर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्ते में सबूत देंगे। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव लिए। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्तों में देश के सामने रखेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज, लाइव आकर एसएसपी और टीआई को धमकाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर तत्कालीन थाना प्रभारी पुरानी बस्ती योगेश कश्यप की शिकायत पर दर्ज हुई। आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर एसएसपी रायपुर और तत्कालीन टीआई पुरानी बस्ती का नाम लेकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। दरअसल दोस्तों, यह मामला उस समय गंभीर हो गया जब लाइव वीडियो में शासकीय कर्मचारी को धमकी देने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मोदहा पारा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुरी तरह से क्रैश हुआ क्रिप्टो मार्केट, औंधे मुंह गिरा बिटकॉइन, $97,000 के नीचे फिसली कीमत। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बार फिर से बिकवाली का माहौल नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन शुक्रवार को $1,00,000 से नीचे गिर गई। इसी के साथ क्रिप्टो बाजार में मंदी के दौर में और तेजी आई है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत से अब तक बिटकॉइन की वैल्यू $450 बिलियन से भी कम हो गई है। बताया जा रहा है कि भारी हाजिर बिकवाली, कमजोर ईपीएफ फ्लो और ग्लोबल मार्केट में नए सिरे से फैले डर के कारण डिजिटल एसेट $97,956 पर फिसल चुका है। कई निवेशकों का कहना है कि अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने की कम होती उम्मीदों के बीच क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी क्रिप्टो करेंसीज में निवेश को सही मानते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैं घर लौटना चाहती हूं, लेकिन शेख हसीना को याद आता है अपना वतन, बताया कब जाएगी बांग्लादेश वापस। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और निर्वासित आवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने इंडिया टुडे ग्लोबल से खास बातचीत में अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया। दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर रह रही हसीना ने अपने देश में जारी अस्थिरता, आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध और बिना चुने हुए चरमपंथी समर्थित शासन के उदय को लेकर गंभीर आरोप लगाए। 4 बार की प्रधानमंत्री रही हसीना ने विदेश में मजबूरन शरण लेने, लोकतंत्र पर पड़ रहे संकट और देश के भविष्य को लेकर भी अपनी आकांक्षाएं साफ शब्दों में रखी। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना लोकतांत्रिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर 90% की छूट, योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला।
जी हाँ दोस्तों, यूपी में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किराएदारी और पट्टा एग्रीमेंट में 90% तक छूट दी जाएगी। ऐसे में अब 10 साल तक के किराएदारी एग्रीमेंट पर 90% की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर पर 11 महीने के किराएदारी एग्रीमेंट को रोका जा सके। हालांकि दोस्तों, टोल और पट्टा संबंधी एग्रीमेंट में यह छूट नहीं लागू होगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब राज्य में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में यह राशि अब 60 साल के उम्र के लोगों के खाते में डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन राशि उन्हें ही भेजी जाएगी जो इसकी अनुमति देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी और आतंकी उमर के नए वीडियो मिले। हरियाणा से खरीदा था विस्फोटक। कानपुर के डॉक्टर ने शाहीन मुजमिल को 82 कॉलें की थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है। फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर शाम लगभग 6:45 बजे जोरदार धमाका होते ही करीब 40 फीट दूर पूरा स्टेशन हिल जाता है। धमाका इतना तेज था कि दुकान का काउंटर तक हिल गया और लोग घबराकर भागने लगे। इसी बीच उमर मोहम्मद का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह फरीदाबाद की एक दुकान में 29 अक्टूबर को फोन चार्जिंग के लिए देता दिख रहा है। उधर दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह जिले के टिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसियों ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आरोपी की डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका। ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल, इसे दोबारा बसाया जाएगा। फिलिस्तीनियों को खंडर रेड जोन में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इस हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स ISF और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है। लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। यह दावा द गार्जियन की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी सेना के खुफिया दस्तावेजों और अधिकारियों के निजी बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन से नोट छपवा रहे हैं भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा। जी हाँ दोस्तों, भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख कर रहा है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक NRB ने 7-8 नवंबर को 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की प्रिंटिंग के लिए एक टेंडर जारी किया था। इस टेंडर को चीन की एक कंपनी ने जीत लिया है। इसके बाद नेपाली बैंक ने चाइना CBPMC को टेंडर दे दिया। 1945 से लेकर 1955 तक नेपाल के सभी नोट भारत की नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छपे और इसके बाद भी भारत ही मुख्य साझेदार बना रहा। हालांकि 2015 में नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने वैश्विक टेंडर के जरिए चाइना बैंक वोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिसके बाद से नेपाल के ज्यादातर नोट चीन में ही छपते हैं। वैसे दोस्तों, चीन एशिया में सबसे सस्ता बाजार भी पड़ता है। इस वजह से जितने भी गरीब देश हैं वह चीन का ही रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय। जडेजा 4000 रन 300 विकेट लेने वाले चौथे प्लेयर। गिल दूसरे दिन हुए रिटायर्ड हर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 93 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया ने पहली पारी में 9 विकेट पर 179 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द की वजह से पहले सेशन में ही रिटायर हर्ट हो गए। इसके बाद वे बैटिंग करने नहीं उतरे। विकेटकीपर ऋषभ पंत भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज भी इस मुकाबले में बने। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत के 48 मैचों में अब 92 6 हो गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ा। सहवाग ने 103 मैचों में 90 6 लगाए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर थाने में धमाका। 9 लोगों की मौत, 32 घायल। सैंपल लेते समय अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हैं। इनका बाढ़ में आर्मी बेस और SKIMS सोरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। जम्मू कश्मीर के DGP नलन प्रभात ने कहा कि यह एक हादसा था। सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ना RJD से दोस्ती, न कांग्रेस से प्यार। मुसलमानों को AIMIM में दिखी अपनी सरकार।
जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति में मुस्लिम वोटर अब पहले की तरह किसी एक ध्रुव पर स्थिर नहीं है। दशकों तक यह वोट बैंक आरजेडी कांग्रेस गठजोड़ का सुरक्षित आधार माना जाता रहा, लेकिन लगातार दो नए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में सेंध लगाई है, इसका मैसेज साफ है कि मुसलमान मतदाता अब केवल सेकुलर दावों के भरोसे वोट नहीं दे रहा, बल्कि उसे अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ठोस मौजूदगी चाहिए। AIMIM के विकल्प में मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व दिखता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनाश के रास्ते पर ले जाता है अहंकार, बड़गांव में हार के बाद NC सांसद का अमर अब्दुल्ला को तंज। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बड़गांव में पार्टी की हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा। उन्होंने कुरान की सूरह अल अराफ 146 की आयत शेयर कर अहंकार को विनाश का कारण बताया। मेहंदी ने लिखा कि अहंकार इंसान को विनाश के रास्ते पर लेकर जाता है, विनम्रता और आत्मचिंतन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। राजनीतिक हलकों में इसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधने के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर बड़गांव सीट पर पार्टी की हालिया हार के बाद यह और भी बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता यात्रा में आदिवासी समाज की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव भारत की चेतना का हजारों वर्षों से अभिन्न हिस्सा रहा है और जब भी राष्ट्र के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई, आदिवासी समुदाय हमेशा सबसे आगे रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज की वीर गाथाएं और बलिदान राष्ट्रीय इतिहास में वह स्थान नहीं पा सके जिसके वे वास्तविक हकदार थे। उनका कहना है कि वर्षों तक देश में ऐसी राजनीति चली जिसमें केवल कुछ परिवारों और व्यक्तियों को ही श्रेय दिया गया। इसकी वजह से जनजातीय नायकों के योगदान को नजरअंदाज किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा अंतिम चरण में, भक्तों में जमकर उत्साह है। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। दिल्ली से शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे मथुरा और वृंदावन जैसे पावन स्थलों से होकर गुजर रही है, जहां हजारों भक्त, राजनेता और फिल्मी सितारे शामिल होकर अपनी आस्था और उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करना और सभी हिंदुओं को एकजुट कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संदेश देना है। दरअसल दोस्तों, यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डिलीवरी के दौरान प्रसूता के गर्भाशय में छोड़ दिया गॉज पैड, लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के गोसाईगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, आरोप है कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता के गर्भाशय में गॉज पैड छोड़ दिया गया, जो करीब 1.5 महीने के बाद पेशाब के दौरान बाहर आ गया। पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है और IGRS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा होती है वह कितनी है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।